फ्रेंड्स, आज मैं चेन्नई डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए टेक्नीशियन 3 के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउदर्न रेलवे के अंतर्गत जो चेन्नई डिवीज़न आते हैं वहाँ पर यह टेक्नीशियन 3 पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 26 मार्च 2024 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे और यह जो पेपर कंडक्ट हुआ था वह 25% LDCE कोटा के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट हुए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। इसके अलावा इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर अगर बात करें तो पूछे गए हैं द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज विल कम ऑफ ओवर बीच इंडियन रिवर, यानी यहाँ पर बोला गया कि जो रेलवे ब्रिज जो बनाए गए हैं वर्ल्ड हाईएस्ट वह कौन से भारतीय रिवर के ऊपर बनाए गए हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जितने अभी जो हाल ही में हमारा रेलवे ब्रिज जो बनाए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत, जो कि चेनाब रिवर जो के अंतर ऊपर बनाया गया था, यह रेलवे का जो ब्रिज है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, जो कि जिसकी अगर बात करें हाइट रेल रिवर से तो 359 मीटर का इसका हाइट रेट जो हमारा रिवर है वहाँ से इसकी हाइट है और चेनाब रिवर के ऊपर यह बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें कपलर यूज्ड इन ट्रेन 18 जिसका नाम अभी करंट में ट्रेन सेट कर दिया गया है। ट्रेन सेट यानी वंदे भारत एक्सप्रेस। इसमें पूछा गया कि जो कपलर यूज किए जाते हैं ट्रेन 18 के अंतर्गत वो कौन से किए जाते हैं, तो इसमें सेमी परमानेंट या डेलेनर कपलर के तौर पर इसमें यूज में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें अगर कुछ अलग इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इसमें 2 तरह के मेनली यूनिट्स होते हैं। एक होते हैं हमारा इंड बेसिक यूनिट और एक होता है हमारा मिडिल बेसिक यूनिट होता है। इंड बेसिक यूनिट के अंतर्गत हमारा ड्राइविंग टेलर कार मोटर कोच, फिर हमारा टेलर कोच होता है, फिर लास्ट में हमारा मोटर कोच होते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें मिडिल बेसिक यूनिट में तो DTC के अलावा यहाँ पर हमारा नॉन ड्राइविंग टेलर कार लगे होते हैं। इसके बाद हमारा मोटर कोच, फिर टेलर कोच, फिर हमारा मोटर कोच लगे होते हैं। इसके अलावा इसके व्हील डाया की अगर बात करें तो इसका व्हील डाया न्यू कंडीशन में 952 mm और कंडम कंडीशन में 877 mm होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो इसमें जो व्हील बेस होता है 1018 के अंतर्गत, तो व्हील बेस जो है वह 2700 इसका व्हील बेस होता है। इसके अलावा यह व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम पर यह बेस्ड होता है इसका ब्रेकिंग सिस्टम। इसके अलावा इसमें 4 प्रकार के 4 टाइप्स के शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं और टोटल नंबर्स की अगर बात करें तो 20 की संख्या में पर कार में शॉक एब्जॉर्बर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो इसकी BPC जारी किया जाता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वह 10,000 किलोमीटर्स या 6 डेज के बेसिस पर इनका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। और इसमें जो कपलर यूज करते हैं वो हम सेमी परमानेंट या डेलेनर कपलर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम पूछे गए हैं पीरियोडिक ओवरहॉलिंग ऑफ ओल्ड ICF कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ, यानी ओल्ड ICF कोच का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कितने महीने के अंतराल पर किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम दोनों केसों में देखेंगे कि न्यूली बिल्ट अगर ICF कोचेज हो तो उनका कितने अंतराल पर होगा और ओल्ड ICF कोच अगर हो जिसका सब्सिक्वेंट 1 से ज़्यादा बार हो चुका है POH तो उनके कितने अंतराल पर यहाँ पर होंगे। तो न्यू कंडीशन में अगर बात करें इसका पहला POH होना हो आफ्टर बिल्ट तो वह हम 24 मंथ्स के अंतराल पर करेंगे। वहीं बात करें सब्सिक्वेंट का POH का ICF कोचेज का तो वह 18 मंथ्स के अंतराल पर होगा। इसके अलावा हम जो डिपार्टमेंटल कोचेज होते हैं
डिपार्टमेंटल कोचेज या जो मिड लाइफ रिहेबिलिटेड कोच जो होते हैं, रिहेबिलिटेड कोच, इनका भी हम जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग देते हैं वह हम 24 मंथ के अंतराल पर देते हैं। और जितने भी हमारे ओल्ड आईसीएफ कोचेज होते हैं उनका हम पीरियोडिक ओवरहॉलिंग 18 मंथ के अंतराल पर देते हैं। तो इस प्रकार अगर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 18 मंथ्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एलएचबी कोच इज डैश किलोमीटर पर आवर। यानी एलएचबी कोच का जो अधिकतम स्पीड होना चाहिए कितना है, वह 160 kmph है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस ऑफ बॉर्न बिल प्रोफाइल। बॉर्न बिल प्रोफाइल का यहां पर मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस पूछा गया है कि कितना होता है। तो सिंपली हम जानते हैं कि किसी भी चक्के का काफ़ी टाइम तक यूज में लिए जाने के बाद इसका जो हमारा फ्लैंज का हाइट हो या हमारा जो थिकनेस हो, इसमें काफ़ी घिसावट आ जाते हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड तक यूज में लिया जा सके, इस पर्पज़ को देखते हुए व्हील को लेथ्स के ऊपर, हमारा व्हील लेथ्स के ऊपर इसके टर्निंग किए जाते हैं और फिर से इनको नए डायमेंशन के अनुसार इनको ढाला जाता है ताकि इनको प्रॉपर तरीके से यूज में लिया जा सके। तो हम बात करें कि जब हमारा बॉर्न व्हील प्रोफाइल दिया जाता है चक्कों का, तो इसमें जो मैक्सिमम फ्लैंज थिकनेस रखा जाता है वो नॉर्मली कोचेज के केस में अगर बात करें तो 29.4 mm का रखा जाता है। इसके अलावा ये जो हमारा है यह मैक्सिमम के केस में होता है। और वहीं बात करें मिनिमम के केस में, तो मिनिमम के केस में यह 20 mm तक हम इसका फ्लैंज थिकनेस रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे मैक्सिमम पूछा गया था, तो 29.4 mm ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एक्स्ट्रा लोड ऑफ नॉन एसी आईसीएफ कोच इज डैश टन। यानी नॉन एसी आईसीएफ कोचेज का जो एक्सल लोड कैपेसिटी होना चाहिए वो कितना है। तो नॉन एसी की अगर बात करें हम, तो नॉन एसी का 13 टन होता है। वहीं एसी आईसीएफ कोच की अगर बात करें तो इसका जो कैपेसिटी होता है वह 16.25 टन होता है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे नॉन एसी के रिगार्डिंग पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 13 टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डज द लेटर एन स्टैंड्स फॉर द इन द एब्रिविएशंस पीए नंबर्स व्हेन विच इज अलॉटेड ऑन रिजर्वेशंस ऑफ टिकट्स इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के अंतर्गत जितने भी रिजर्वेशंस वगैरह कराए जाते हैं, इनके टिकट के ऊपर एक पीएन नंबर्स अलॉटेड किया जाता है, जो कि एब्रिविएशन के तौर पर पीएन नंबर होता है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो पीएनआर हम जो यूज करते हैं एब्रिविएशंस, इसमें जो हमारा लेटर एन जो होता है वो इसका क्या स्टैंड्स करता है, क्या अर्थ होता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो हम रिजर्वेशन जो करते हैं पीएनआर, यह मेनली हमारा 10 डिजिट्स का नंबर होता है, जिसमें हमारा अलग अलग कर्मचारी जो हमारे टिकट लेते हैं इनके पर्सनल डिटेल्स इसमें मेंशन होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस जो पीएनआर का जो फुल फॉर्म होता है, ये हमारा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमसे एन का लेटर का अर्थ पूछा गया था, तो यहाँ पर नेम इसका अर्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश डैश फायर। यानी यहाँ पर बोला गया कि जो डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है, यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स के जो अग्निशामक यंत्र या किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए सुटेबल होते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जितने भी, चाहे वो हमारे क्लास ए के फायर्स हो, क्लास बी हो, क्लास सी हो या क्लास डी हो। क्लास ए में हमारा सिंपली वुड पेपर से रिलेटेड जो हमारे फायर्स होते हैं या क्लास ए के अंतर्गत रखा जाता है। क्लास बी की अगर बात करें इसमें, तो जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड्स, चाहे जो हमारा पेट्रोल, डीजल्स, जितने भी फ्लेमेबल जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो हमारे क्लास बी के अंतर्गत आते हैं। क्लास सी की अगर बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट वगैरह से जितने भी हमारे फायर्स लगते हैं वो हमारे क्लास सी के अंतर्गत आते हैं। जबकि क्लास डी के अंतर्गत हमारे
मेटल से अगर कोई फायर्स आते हैं, जैसे हमारा सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार के जितने भी हमारे मेटल्स हैं, इनसे अगर फायर्स आते हैं तो वो हमारा क्लास डी के अंतर्गत आएगा। ये सारे प्रकार के फायर्स को हमारे जो डीसीपी टाइप्स, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स जो होते हैं, वो बुझाने में कैपेबल होते हैं, सुटेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एक्सेल इज चेक्ड बाई, एक्सेल को चेक किया जाता है किसके माध्यम से? तो यह हम यूएसटी यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से चेक करते हैं। और यह जो चेक किया जाता है वह सिंपली हमारा जो एक्सेल के ऊपर जो हमारा इंटरनल क्रैक्स होते हैं, इनको डिटेक्ट करने में हमारा यूएसटी का मदद लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें, नंबर ऑफ डंप वाल्व इन वन एलएचबी कोच आर, एक एलएचबी कोच के अंतर्गत कितने संख्या में डंप वाल्व का प्रयोग किए जाते हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। डंप वाल्व को हम अदर नेम में अगर बात करें तो एंटी स्किड वाल्व के तौर पर भी जानते हैं। इसका काम होता है कि जितने भी माइक्रो प्रोसेसर से जो हमारा सिग्नल भेजी जाए, उनके अनुसार ब्रेक सिलेंडर जो हमारे प्रत्येक एक्सेल के ऊपर लगे होते हैं, तो प्रत्येक एक्सेल के ऊपर हमारा एक की संख्या में हमारा डंप वाल्व होता है जो इसके ब्रेक सिलेंडर को मॉनिटर करने, रेगुलेट करने का काम करता है। तो इस प्रकार टोटल हमारा अगर बात करें एक एक्सेल पर एक डंप वाल्व होगा, 04 की संख्या में हमारा प्रत्येक कोच में नंबर ऑफ डंप वाल्व अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 04 की संख्या में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ ब्रेक्स डज द बीबी हैज, बीबी में कितने नंबर्स में यहाँ पर ब्रेक्स उपलब्ध होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसका जो संख्या होगा ब्रेक्स का वो हमारा 5 की संख्या में होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ओवरऑलिंग ऑफ अलार्म चेन सिस्टम इज डन आफ्टर डैश मंथ्स, यानी अलार्म चेन सिस्टम का जो ओवरऑलिंग हम अलग अलग इंटरवल पर करते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया कि वह इंटरवल कितने महीने का होगा, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम अलार्म चेन टेस्टिंग जो करते हैं सिस्टम की ओवरऑलिंग, वो हम 3 मंथ्स के अंतराल पर करते हैं, 3 मंथ्स। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सेंटर पिवेट ऑफ कैसना बोगी इज मेड ऑफ, कैसना बोगी जो है वह किस प्रकार, इसके जो सेंटर पिवेट है वह किसका, कौन से मटेरियल का बना है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम बात करें कि जो हमारा सेंटर पिवेट कैसना बोगी का है वह हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचपी कोच इज, यानी एलएचपी कोच का जो राइडिंग इंडेक्स है वो क्या है? तो सिंपली हम बात करें तो यह 2.5 से लेकर 2.75 के बीच में होता है। मिनिमम 2.5 होता है, मैक्सिमम 2.75 तक यह वेरी करता है एलएचपी कोच का राइडिंग इंडेक्स। यहाँ पर चूंकि मिनिमम या मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है और ऑप्शन में केवल और केवल 2.75 उपलब्ध है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है, ए सोलर सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय द, यानी यहाँ पर बोला गया कि कोई सोलर सेल है वह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि जो लाइट के जो एनर्जी होते हैं उनको डायरेक्ट रूप से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो यह किसके माध्यम से होता है? यह सिंपली हमारा फोटो वोल्टानिक जो इफेक्ट्स होता है इनके माध्यम से सिंपली हमारा सोलर सेल जो लाइट है इनको डायरेक्ट रूप से हमारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो यह हमारा फोटो वोल्टानिक इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, फोटो वोल्टानिक इफेक्ट्स। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक इफेक्ट्स होता है यह हमारा प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्लांट्स में जो हमारा फूड्स का जो प्रिपरेशंस का जो हमारा प्रोसेस होता है
वो हमारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर हमारा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा ही हमारा जो ऑक्सीजन जो निकलते हैं पौधे से, वही हमारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है कि कौन सा होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट की अगर बात करें तो बेल्डेड जॉइंट्स हैव बेटर फिनिश, यानी बेल्डेड जॉइंट्स जो होते हैं उनके पास बेटर फिनिश होता है, यह सही स्टेटमेंट है। बेल्डेड जॉइंट्स प्रोवाइड अ रिजिडिटी, ये अच्छा रिजिडिटी हमारा प्रोवाइड करवाता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड की अगर बात करें तो ए बेल्डेड जॉइंट्स डेवलप्स स्ट्रेंथ ऑफ इट्स पेरेंट मेटल, यानी जिस भी मटेरियल पर हम बेल्डेड करते हैं वो पर्टिकुलर मटेरियल के साथ वो अपना स्ट्रेंथ को बेहतरीन ढंग से वो डेवलप कर लेता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है कि बिल्डिंग टेक्स मोर टाइम देन रिवेटिंग, रिवेटिंग से ज़्यादा टाइम बिल्डिंग लेता है, यह गलत है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमने खोजना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें तो जो बिल्डिंग होता है वो बिल्डिंग सिंपली हमारा जो बिल्डिंग जॉइंट्स होते हैं वो हमारा हाई कोरोजन रेसिस्टेंट्स भी होते हैं, यानी जंग रोधी भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 1 लीटर वाटर ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ, यानी 1 लीटर जो वाटर का कितने वॉल्यूम ऑक्युपाइज करता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली 1 लीटर वाटर की अगर बात करें हम तो यह सिंपली 1000 क्यूबिक का यह जो होता है वॉल्यूम वो ऑक्युपाइज करते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ए मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, यानी एक मैनोमीटर है जिसका प्रयोग किया जाता है सिंपली हाई प्रेशर जो हमारा जॉइंट्स का होते हैं जैसे वाटर वगैरह, वहाँ पर इनका प्रयोग हम हाई प्रेशर को मेजर करने में यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी वेट पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड का क्या कहलाता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सिंपली कोई हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की अवेलेबिलिटी में हमारा कोई वेट पर वॉल्यूम किसी लिक्विड का अगर बात करें लिक्विड का, वो हमारा सिंपली स्पेसिफिक वेट कहलाएगा। यानी यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें स्पेसिफिक वेट का, तो इसका जो हमारा एसआई यूनिट होता है स्पेसिफिक वेट का एसआई यूनिट वो हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, यानी सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम बात करें सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो वह अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है, अलग अलग यूनिट्स के अनुसार, जिसमें हमारा बात करें तो 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हमारा सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर में, यानी 1 पास्कल बराबर हमारा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी 101 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। इसके अलावा वाटर के टर्म में अगर सी लेवल का हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाले अगर, तो यह हमारा 10.3 लीटर ऑफ वाटर निकल कर आएगा। इसके अलावा हमारा 760 mg ऑफ Hg हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल कर आएगा सी लेवल पर। यानी तीनों ऑप्शन यहाँ पर हमारा अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर
डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मटेरियल्स नॉट रिक्वायर्ड आर रिटर्नेड टू द नॉमिनेटेड स्टोर्स डिपोट्स एज पर स्टोर कोड पारा नंबर, यानी एज पर स्टोर कोड पारा नंबर के अनुसार अगर बात करें तो मटेरियल को किसी नॉमिनेटेड स्टोर्स में रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यह जो पारा नंबर स्टोर कोड के अनुसार है वो कौन से पारा के अंतर्गत हमें किसी मटेरियल्स को किसी नॉमिनेटेड स्टोर के अंतर्गत रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो यह सिंपली हमारा मेंशन किया गया है इस 1539 में हमारा यह मेंशन किया गया है। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट अ मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा एक मटेरियल इंस्पेक्टिंग एजेंसी नहीं है। तो कभी भी हमारा जो मटेरियल परचेज किया जाता है भारतीय रेलवे के द्वारा, तो उसे परचेज करने से पहले हमें प्री इंस्पेक्टेड की रिक्वायरमेंट होता है कि ताकि हमारा जो मटेरियल बेटर क्वालिटी का है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए अलग अलग एजेंसी रेलवे बोर्ड द्वारा रिक्रूटमेंट किए गए हैं, जिसमें हमारा अगर बात करें तो एक हमारा खुद RDSO के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा हमारा बात करें अगर तो रिट्स के माध्यम से मटेरियल के इंस्पेक्शन किए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो DOI, यानी यहाँ पर बात करें DOI का तो डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है, यानी तीनों के माध्यम से हमारा प्री इंस्पेक्टिंग मटेरियल के किए जाते हैं। आफ्टर अप्रूवल ही पूर्णतः हमारा मटेरियल को यहाँ पर रिसिप्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि कौन सा ऑप्शन में से हमारा मटेरियल इंस्पेक्शन एजेंसी नहीं है, तो यहाँ पर IRTS यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 75 लीटर्स एयर टैंक्स यूज फॉर, यानी जो 75 लीटर्स का जो एयर टैंक्स होता है LHB कोचेज में, इसका पर्पस जो होता है वह टॉयलेट पर्पस के लिए लिए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा 125 लीटर्स जो होते हैं वो हमारा ब्रेकिंग पर्पस के लिए यूज में लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ केबल्स प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक, यानी जो हमारे हैंड ब्रेक के लिए जो केबल हमारे ब्रेक वाहन जो हमारे LHB कोचेज के जो मौजूद होते हैं, इनमें जो हमारा हैंड ब्रेक के लिए जो केबल प्रोवाइडेड होते हैं इसे हम फ्लेक्स बॉल केबल के तौर पर जानते हैं। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 02 के नंबर्स में फ्लेक्स बॉल केबल लगे होते हैं, जिसके माध्यम से जैसे ही हम कोई हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इससे 2 बार हमारा केबल निकले होते हैं। यह हमारा फिएट बोगी का फॉर्मेशन जो हमारा ब्रेक डिस्क का जिस पर हमारा ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। तो यहाँ पर एक कनेक्शन हमारा यहाँ पर होता है फर्स्ट एक्सल के ऊपर, सेकेंड हमारा जस्ट डायगोनली बेसिस पर अदर एक्सल पर लगे होते हैं। जैसे ही गार्ड द्वारा यहाँ पर हैंड ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो हमारा ब्रेक वाहन के अंतर्गत हमारा अलग से एक इंडिकेटर लगा होता है हैंड ब्रेक के लिए, जो हमारा ग्रीन से रेड हो जाता है। इससे पता चलता है कि हमारा हैंड ब्रेक पूर्णतः वर्किंग कंडीशन में है और आफ्टर रिलीजिंग वह फिर से वह ग्रीन हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द नंबर्स प्रेजेंट ऑन द कैलकुलेटर पैड। कैलकुलेटर पैड के ऊपर मौजूद जितने भी नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट करने पर कौन सा संख्या प्राप्त होगा, ये यहाँ पर बताना है। तो सिंपली हम जानते हैं कि जो कैलकुलेटर पैड पर हमारा 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक का नंबर्स हमारा पैड के ऊपर जो कैलकुलेटर पैड होता है उस पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि सारे नंबर्स को यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट करना है। जैसे ही सारे नंबर को प्रोडक्ट करेंगे, अगर लास्ट में जैसे ही हम किसी भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू लास्टली हमारा 0 ही आता है। तो यहाँ पर आफ्टर ऑल नंबर्स प्रोडक्ट्स ऑन प्रेजेंट ऑन द कैलकुलेटर पैड शुड बी 0। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ ईयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक बिल, यानी जो हमारा स्पीड सेंसर जो लगा होता है इस और जो फोनिक बिल लगा होता है एक्सेल के ऊपर, जिसका काम होता है कि प्रॉपर सिग्नल्स को हमारा माइक्रो प्रोसेसर को भेजने का काम हमारा स्पीड सेंसर करते हैं। तो ये दोनों के बीच जो हमारा ईयर गैप होता है इनका लिमिटेशन कितना होता है, तो इनका लिमिटेशन सिंपली हमारा 0.9 से लेकर 1.4 mm के बीच होता है।
या चाहे नॉन से हो या फैमिली केस में, दोनों केसेस में हमारा यही सेम वैल्यू हमारा होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि जब भी कोई हमारा प्रॉपर वैल्यू सेट किया जाए तो यहाँ पर इसके रेंज में ही होना चाहिए इसका वैल्यू, ना इससे हमारा ज़्यादा होना चाहिए ना इससे में हमारा लेस होना चाहिए। अगर इससे कम अगर रेंज में अगर जाता है तो इसका प्रभाव होगा कि जो हमारा स्पीड सेंसर है वो हमारा फोनिक व्हील्स को टच कर जाएगा, जिससे हमारा रिजल्ट जो है वो बेटर तरीके से नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा कोई ज़्यादा अगर हो जाता है तो ज़्यादा गैप होने के कारण जो हमारा सिग्नल होगा वो इनकरेक्ट रूप में कंट्रोल यूनिट को भेजा जाएगा, जिससे वह प्रॉपर डंप वाल्व को सिग्नल सही तरीके से नहीं भेज पाएंगे। तो इस जब भी इसका जो इंस्टॉलेशन किया जाता है तो इसको ध्यान रखिए कि यह रेंज में ही इसका स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच गैप होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ माइक्रो प्रोसेसर डज 72 कोड्स मीन्स, अगर माइक्रो प्रोसेसर कोड जो हमारा मदरबोर्ड लगा होता है उस पर डिस्प्ले अगर 72 कोड इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है। तो 72 का मतलब होता है कि परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 73 में परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल पर हमारा परमानेंट फॉल्ट होगा तो हमारा 73 कोड इंडिकेट करेगा। इसके अलावा 99 कोड अगर माइक्रो प्रोसेसर डिस्प्ले पर इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, यानी सारे सिस्टम सही रूप से कार्य कर रहे हैं। 95 अगर इंडिकेट करता है तो यह सिंपली हमारा वोलाटाइल फॉल्ट्स को इंडिकेट कर रहा है, यानी यह किसी भी प्रकार का फॉल्ट नहीं है या किसी कारण बस या प्रीवियस जो हमारा डिफेक्ट था वो पुनः लॉग हो गया है, जिसको आप इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो PESD प्रोवाइड्स इन LHB कैन बी रीसेट, यानी जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो LHB कोच में मौजूद होते हैं इनको रीसेट किया जा सकता है। कहाँ से, तो फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन पुलर, जहाँ से इसको चैन पुलिंग किया गया है वहीं से हम इसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंडमिंग लिमिट्स ऑफ ब्रेक पैड इन LHB कोच इज, LHB कोच में जो हम ब्रेक ब्लॉक के पहले स्थान पर हम ब्रेक पैड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर बोला गया इनका कंडमिंग लिमिट्स क्या होगा। तो 35 mm इनका न्यू कंडीशन में इनका डायमेंशन होता है। जब यह रिड्यूस होकर 7 mm तक आ जाता है तो इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेक सिस्टम प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार, LHB पावर कार के ऊपर कितने प्रकार के ब्रेक सिस्टम मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली LHB जो पावर कार है जिसे हम जनरेटर या ब्रेक बांड बोलते हैं, इनमें मेनली 2 तरह के ब्रेक सिस्टम मौजूद होते हैं। एक हमारा होता है कि डायरेक्टली आप BP पाइप से प्रेशर ड्रॉप करके आप ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा हैंड ब्रेक का। हैंड ब्रेक से हमारा 2 फ्लेक्सिबल केबल लगे होते हैं जो हमारा प्रॉपर जो हमारा ब्रेक सिलेंडर जो एक्सल के ऊपर मौजूद होते हैं इनसे जाकर कनेक्टेड होते हैं, जिससे जब भी हम अप्लाई करते हैं तो इनके अलग से एक इंडिकेटर मौजूद होते हैं जो हमारा ग्रीन से रेड हो जाते हैं आफ्टर अप्लाई। तो इस प्रकार टोटल 2 तरह के ब्रेकिंग सिस्टम हमारा LHB पावर कार में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बाईपास सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम व्हेन, यानी यहाँ पर बोला गया कि बाईपास सिस्टम हम ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत कब यूज में लेते हैं। या तो हमारा फीड पाइप ब्रोकन हो गया हो या ब्रेक पाइप ब्रोकन हो गया हो या तो होज पाइप ब्रोकन हो गया हो, एनी ऑफ द रीजन्स यहाँ पर हम बाईपास सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनी ऑफ दिच। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर CVC सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट्स इन LHB कोचेज, LHB कोचों में जो CVC सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट्स के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड
टॉर्किंग वैल्यू जो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए बोल्ट्स के लिए वो कितना होता है। तो यह जो हमारा CVC सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट्स के लिए जो टॉर्किंग वैल्यू रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम, वो हमारा 200 न्यूटन मीटर्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो हमारा सपोर्टिंग डिवाइस जो लगा होता है CVC की में, इसका मेन पर्पस होता है कि ताकि जो हमारा CVC हाइट को सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा जो हमारा वर्टिकल फोर्सेस जो CVC के ऊपर आते हैं इनको इक्वलाइज किया जा सके CVC सपोर्टिंग डिवाइस के माध्यम से। इस पर्पस को देखते हुए सपोर्टिंग डिवाइस CVC में लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द इंडियन रेलवे टू रन फुल्ली ऑन सोलर पावर। यानी यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का पहला, ध्यान रखिए पहला रेलवे स्टेशन है जो कि फुल्ली सोलर पावर्स पर रन कर रहा है। तो यहाँ पर बात करें कि जो पहला रेलवे स्टेशन का जो कि फुल्ली सोलर पावर पर रन कर रहा है वह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फुल फॉर्म ऑफ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA। WRA का फुल फॉर्म होता है वाटर रेजिंग एपरेटस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बात करें कुछ इंफॉर्मेशंस की, तो जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड होता है फॉर WRA के लिए, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA के लिए जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायरमेंट होता है वह 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा मैक्सिमम प्रेशर की अगर बात करें कि मैक्सिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA, तो मैक्सिमम के केस में यह 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यह भी आप साथ साथ याद रखें, जहाँ से आपसे प्रश्न डायरेक्ट रूप से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन देयर आर डैश बी यूनिट। बी कार यूनिट्स एक यूनिट में कितना मौजूद होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम जानते हैं कि एक यूनिट में हमारा 5 कार मौजूद होते हैं, जिसमें दोनों एंड में हमारा A कार लगा होता है और बीच के जो 3 कार्स होते हैं वो हमारा B कार लगे होते हैं, और यह जो होते हैं वह स्लैक लेस ड्रो बार के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर हमसे एक यूनिट में नंबर ऑफ B कार्स पूछा गया है, तो टोटल 3 की संख्या में B कार मौजूद होंगे एक यूनिट के अंतर्गत। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मटेरियल ऑफ फ्लोर सीट ऑफ बॉक्सन HL इज। बॉक्सन HL जो वैगन्स में जो हम फ्लोर सीट के लिए जो मटेरियल यूज में लेते हैं वो हमारा सिंपली स्टेनलेस स्टील यानी IRSM 44 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील IRSM 44। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, फुल फॉर्म ऑफ WSP। WSP का फुल फॉर्म होता है व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। WSP में मेनली जो हमारे पार्ट्स लगे होते हैं वो हमारा स्पीड सेंसर लगा होता है। इसके अलावा हमारा फोनिक व्हील लगे होते हैं जिसके ऊपर हमारा 80 की संख्या में 30 होते हैं, जिसकी रेवोल्यूशंस को हमारा स्पीड सेंसर द्वारा काउंट करके स्पीड्स को सिग्नल किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट्स को। तो इसके अलावा बात करें तो डंप वाल्व यानी जिसे हम एंटी स्किड वाल्व बोलते हैं। इसके अलावा हमारा प्रेशर स्विच होता है। प्रेशर स्विच के अलावा हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होते हैं जिसका कंट्रोल जो WSP का है वह माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के माध्यम से ही किया जाता है। ये सारे पार्ट्स हैं जिसको उपयोग करके हम बिल को स्किड होने से बचाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैंक वैगन। निम्नलिखित में से कौन सा एक टैंक वैगन उपलब्ध है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिंपली हम जानते हैं कि टैंक वैगन के लिए हम जो वैगन का कोड होता है यह हमें T से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा हम बात करें तो ऑप्शन की, तो ऑप्शन में हमारा BTOH दिया गया है।
तो BTOH सिंपली यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बोगी, बी से बोगी को इंडिकेट कर रहा है, टी से यहाँ पर टैंक को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो बोस्ट जो है हमारा, बोस्ट हमारा ओपन टाइप वैगन है। इसके अलावा BRN हमारा फ्लैट टाइप का वैगन है। और यहाँ पर BLC AMW की अगर बात करें तो ये हमारा कंटेनर टाइप का वैगन है, जिस पर हम कंटेनर को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आप टाइप्स को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा एक हमारा BCN तरह का होता है, जिसे हम कवर टाइप वैगन्स बोलते हैं, जिनमें हम मेजरली जो हमारा जो बारिश के कारण जितने भी आइटम डिस्टर्ब होने वाले जो आइटम्स होते हैं, इनका हम कैरी BCN वैगन के माध्यम से ही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कैपेसिटी ऑफ अंडर फ्रेम वाटर टैंक्स फिटेड इन AC 3 टियर LHB कोचेज, यानी AC 3 टियर LHB कोचों के अंडर फ्रेम में जो वाटर टैंक्स फिटेड होते हैं, इनका कैपेसिटी कितना होता है। तो मेनली दो तरह के टैंक्स होते हैं हमारे, दो टाइप्स के। एक टाइप्स हमारा 685 लीटर्स का होता है और एक हमारा होता है 450 लीटर्स का होता है। यहाँ पर बात करें हम तो ऑप्शन के अनुसार चले तो वो एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 685 लीटर्स का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो मैक्सिमम टेस्ट स्पीड ऑफ वंदे भारत इज, यानी वंदे भारत ट्रेन का जो मैक्सिमम टेस्टिंग स्पीड था वह 180 kmph पर रन किए गए थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार। एंटी रोल बार का जो मेन फंक्शन है, मेन मुख्य कार्य है, वो क्या है। तो एंटी रोल बार का काम है कि जब भी हमारा कोचेज का मूवमेंट होता है तो उस दौरान जो हमारा कोचेज का प्रॉपर रोलिंग मोशंस हो, उनको प्रिवेंट करने का काम होता है, यानी प्रिवेंट द रोलिंग मोशंस ऑफ द कोच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मच विड्थ ऑफ सेलिंग ऑन अ व्हील कैन बी अलाउड। व्हील्स के ऊपर, चक्कों के ऊपर कितने अमाउंट में हमारा विड्थ में अगर सेलिंग उपलब्ध हो तो उसको हम अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें सेलिंग का, सेलिंग की पता सबसे पहले समझ ले कि जो व्हील सेलिंग जो होता है हमारा चक्के के ऊपर, वो क्या होता है। तो इनका जो आइडेंटिफिकेशन सिंपली हम देख सकते हैं कि जो हमारा मेटल्स के जो फीचर्स होते हैं वो हमारा ब्रेकन अवस्था में टेड सरफेस पर हमारा फैला हुआ होता है, या यह कंटिन्यूअस अराउंड में चक्के के ऊपर मौजूद होता है, जिसको आप आइडेंटिफाई करके आप यह पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने mm डेप्थ है, कितने mm लेंथ है, या कितने mm इसमें विड्थ है। इसके अनुसार आप व्हील सेलिंग को देखकर आप अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका आप डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर बोला गया था विड्थ कितने mm तक अलाउबल होते हैं, तो इसकी जो हमारा क्वांटिटी होगा वह 30 mm तक हम अलाउ कर सकते हैं व्हील सेलिंग्स की विड्थ को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज SS1। SS1 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 1 है। यहाँ पर हम तीनों केसों में अगर बात करें, सॉफ्ट शेड्यूल 1, सॉफ्ट शेड्यूल 2 और सॉफ्ट शेड्यूल 3। सॉफ्ट शेड्यूल 1 को मेनली हम LHB कोचों के केस में हम IOH के तौर पर जानते हैं। इसका जो इंटरवल होता है वो 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर्स, जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम करते हैं। सॉफ्ट शेड्यूल 2 की अगर बात करें तो 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स, जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम करेंगे। सॉफ्ट शेड्यूल 3 की अगर बात करें तो 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर विच एवर अर्लियर, उस बेसिस पर हम सॉफ्ट शेड्यूल 3 कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका भी इन्फॉर्मेशन आप साथ साथ ध्यान रखें। यहाँ पर केवल फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यहाँ पर फुल फॉर्म की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट शेड्यूल फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ रेल रोड नेटवर्क। यानी रेल रोड नेटवर्क के लंबाई के टर्म्स के बेसिस पर अगर बात करें तो वर्ल्ड में भारत का कौन सा स्थान है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो रेल रोड नेटवर्क्स की अगर बात करें, इसकी बेसिस की लंबाई के बेसिस पर भारत का जो स्थान है पूरे वर्ल्ड में वह 4th प्लेस पर रखता है। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4th प्लेस।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो मैक्सिमम हॉट बॉक्स टेम्परेचर इन केस ऑफ वैगन स्टॉकेज, यानी मालगाड़ियों के केस में जो हम मैक्सिमम हॉट बॉक्स टेम्परेचर जो हम देखते हैं वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें कि गुड्स या वैगन के केस में हम 90 mm तक मैक्सिमम हम हॉट बॉक्स तक अलावल कर सकते हैं, और कोचेज में अगर बात करें तो कोचेज के केस में यह 80 डिग्री सेल्सियस तक हम अलाउ करते हैं। यहाँ पर वैगन यानी मालगाड़ियों के लिए पूछा गया था, तो 90 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाइट ऑफ सीवीसी फ्रॉम रेल लेवल इन केस ऑफ ए कार इन बीएलसी वैगन इज डेस mm, यानी हम जानते हैं कि जो बीएलसी के एक यूनिट्स में हमारा दो तरह के कार्स होती हैं, एक हमारा ए कार होता है, एक हमारा बी कार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों इन पर हमारा ए कार लगा होता है, बी के 3 पोर्शंस जो होते हैं हमारा बी कार से फिलेट किए जाते हैं, और यह सिंपली हमारा स्लैक लेस ड्रॉ बार के जरिए होता है, जिसकी अगर बात करें हाइट का तो 845 mm रेल लेवल से होता है, और ए कार के 1 इंच पर हमारा सीबीसी लगा होता है, सेंटर बफर कपलर, जिसका अगर बात करें रेल लेवल से तो 1105 mm इसका हाइट्स होता है रेल लेवल से। तो यहाँ पर पूछा गया था कि ए कार के रिगार्डिंग कि रेल लेवल से इसका हाइट सीबीसी कितना होगा, तो 1105 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है ROH यानी रूटीन ओवरहॉलिंग पीरियोडिसिटी ऑफ BTPN वैगन, यानी बोगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक एयर ब्रेक सिस्टम के साथ जो हमारा BTPN वैगन जो होते हैं हमारा, इनका जो हमारा रूटीन ओवरहॉलिंग ROH किया जाता है वो कितने अंतराल पर किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर पहले दोनों देखेंगे, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग और रूटीन ओवरहॉलिंग एज पर IRCA पार्ट 3 जो कि हमारा वैगन से रिलेटेड है। POH की अगर बात करें तो POH के केस में हमारा चाहे वह न्यूली वैगन बिल्ट हो या सब्सिक्वेंट पीरियड में POH हो, दोनों केसों में हमारा 6 ईयर्स के अंतराल पर हमारा BTPN वैगन का हमारा पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किए जाएंगे। ROH की अगर बात करें रूटीन ओवरहॉलिंग का, तो इनका जो मेंटेनेंस का जो चाहे न्यू कंडीशन में हो या सब्सिक्वेंट पीरियड में हो 18 मंथ्स के अंतराल पर हमारा इनका रूटीन ओवरहॉलिंग दिया जाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो 18 मंथ्स यानी 1.5 ईयर्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप्स वैगन इज, ट्विन पाइप वैगन्स के अंतर्गत जो हमारा फीड पाइप का जो कलर होगा, रंग होगा, क्या कौन सा होगा। तो यहाँ पर बात करें कि ट्विन पाइप सिस्टम के अंतर्गत मेनली हमारा एक हमारा फीड पाइप यानी FP, जिसका कलर कोड हमारा वाइट कलर कोड होता है, और इनका जो प्रेशर होता है वो हमारा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेकेंड हमारा ब्रेक पाइप होता है, जिससे हमारा ब्रेकिंग किए जाते हैं वैगन या कोचेज के अंतर्गत। इसका कलर कोड हमारा ग्रीन कलर का होता है, और इनका जो प्रेशर होता है वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मौजूद होता है। चूँकि प्रश्न केवल फीड पाइप के रिगार्डिंग पूछा गया था, कलर कोड के रिगार्डिंग, तो व्हाइट कलर इसका सही उत्तर होगा। और यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ बायोटॉयलेट्स बैक्टीरिया, यानी जो हमारा कोचेज में जो बायोटॉयलेट्स के अंदर जो बैक्टीरिया का यूज किया जाता है वह सिंपली हमारा एनरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं नंबर ऑफ यूनिट्स डज वंदे भारत हैज, वंदे भारत में कितने की संख्या में यूनिट्स होते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो वंदे भारत में मेनली 2 तरह के यूनिट्स यूज में लिए जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो एक यूनिट्स में यहाँ पर नंबर ऑफ कोचेज या कार्स की अगर बात करें टोटल 4 यहाँ पर मौजूद होते हैं। एक हमारा होता है इंड बेसिक यूनिट्स और एक होता है हमारा मिडिल बेसिक यूनिट्स। इंड बेसिक यूनिट में हमारा ड्राइविंग टेलर कार, फिर मोटर कोच, फिर हमारा टेलर कोच, फिर हमारा मोटर कोच का प्रयोग किए जाते हैं। मिड बेसिक यूनिट की अगर बात करें मिडिल बेसिक यूनिट्स का, तो नॉन ड्राइविंग टेलर कार यानी NDTC,
फिर मोटर कोच, फिर हमारा टेलर कोच होता है, फिर हमारा मोटर कोच होता है। चूँकि यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा गया है एक रेक के फॉर्मेशन के केस में, तो एक रेक में हमारा टोटल 16 कार मौजूद होते हैं, जिसमें से हमारा बात करें तो दोनों, एक हमारा एंड बेसिक यूनिट, फिर हमारा मिडिल बेसिक यूनिट, फिर हमारा मिडिल बेसिक यूनिट्स और फिर हमारा एंड बेसिक यूनिट्स मौजूद होता है। यानी टोटल 4 की संख्या में यूनिट्स मौजूद होते हैं। इस प्रकार टोटल हमारा 16 की संख्या में कोच उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZI इज अ डैश mm। यानी BBZI में सिंपली हमारा 2 की संख्या में हमारा ICF बोगी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर पर बेस्ड होता है। इसका जो अगर बात करें पिस्टन स्ट्रोक का, तो यह सिंपली 32 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डैश टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स में किस प्रकार के कपलर का प्रयोग किया जाता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो लोकोमोटिव में सिंपली हमारा AAR ई टाइप्स का कपलर प्रयोग किए जाते हैं लोकोमोटिव्स के अंतर्गत। जो कि बात करें तो हमारा बेबी कपलिंग और एंटी क्लेविस पिन के साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं, क्लेविस पिन के साथ। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, रिवाइज्ड कोडल लाइफ ऑफ ब्लैंकेट्स यूज्ड इन लेनिन इज डैश मंथ। लेनिन के केस में हमारा जो कोडल लाइफ ब्लैंकेट्स का रखा गया है वो कितना रखा गया है, तो पहले यह 48 मंथ था, जिनको घटाकर रिड्यूस करके अब केवल और केवल 24 मंथ्स कर दिया गया है। और इनकी जो वॉशिंग का जो इंटरवल भी है वो 2 मंथ से रिड्यूस करके 1 मंथ कर दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखें कि रिवाइज कोडल लाइफ जो ब्लैंकेट्स का है लेनिन के अंतर्गत वह 24 मंथ्स कर दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ प्रीमियम ब्रेकेज। प्रीमियम ब्रेक के केस में जो हमारा ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का जो कलर होगा वो कौन सा होगा, तो प्रीमियम के केस में हमारा बात करें कलर हमारा ग्रीन कलर का पेपर यूज किया जाता है। ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स पर हमारा मिनिमम परसेंटेज ब्रेक पावर का 95% होना चाहिए। इसके अलावा इसका जो वैलिडिटी पीरियड होता है 12 + 5 डेज का इसका वैलिडिटी पीरियड होता है। इसके अलावा बात करें तो 75 मैन आवर पर रेक की रिक्वायरमेंट होता है इस प्रकार के रेक को एग्जामिनेशन करने के लिए। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो कलर जो होगा प्रीमियम रेक के लिए वो ग्रीन कलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक पाइप प्रेशर इज डैश kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ब्रेक पाइप सिंपली हमारा BP से इंडिकेट करती है और इसके लिए जो कोड होता है वो ग्रीन कलर होता है और 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अंतर्गत प्रेशर मौजूद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, UTS यानी अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम इज अ मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाई। यानी जो हमारा अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम जो है मोबाइल ऐप वो डेवलप किया गया है क्रिस के द्वारा। जितने भी हमारे चाहे वो FMM हो या CMM हो जिसके माध्यम से कोचिंग या वैगन्स का BPC जारी किया जाता हुआ, जितने भी प्रकार के हमारा चाहे FOIS हो या हमारा जो UTS सिस्टम हो, रेलवे का जितने भी टेक्निकल सिस्टम जो ऑनलाइन पर बेस्ड होते हैं, इनका डेवलपिंग जो होते हैं वह क्रिस ही होते हैं। क्रिस का फुल फॉर्म होता है हमारा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन ईयर ब्रेक स्टॉक BPC बिकम्स इनवैलिड इफ द रेक स्टेबल्ड इन एनी एग्जामिनेशन यार्ड। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ईयर ब्रेक स्टॉक के अंतर्गत ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कब इनवैलिड हो जाता है, जब हम किसी एग्जामिनेशन यार्ड के अंतर्गत रेक है अगर वह 24 आवर्स से ज़्यादा स्टेबल रहता है एग्जामिनेशन यार्ड के अंतर्गत, तो उस केस में BPC जो होगा वह इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा अदर रीजन्स भी होते हैं, जैसे कि अगर 4 या
मोर देन 4 वैगन्स या कोचेज, डिटैचमेंट या अटैचमेंट के केस में भी बीपीसी इनवैलिड कर दिए जाते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी। एफआरपी का मतलब होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कट अप एंगल कॉक कैन बी फिटेड टू। कट अप एंगल कॉक जो है वो कहाँ पर फिटेड होता है, तो सिंपली ट्विन पाइप प्रणाली के अंतर्गत हमारा एक बीपी पाइप होता है और एक हमारा एफपी पाइप होता है। दोनों एंड पर हमारा एक एक संख्या में एंगल कॉक मौजूद होते हैं, यानी टोटल 4 की संख्या में एंगल कॉक मौजूद होंगे दोनों के लिए, और यह बीपी और एफपी दोनों के लिए मौजूद होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन डीबी इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ डीबी हैंडल इज। यहाँ पर बोला गया है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व अगर वर्किंग कंडीशन में हो तो उस दौरान जो हैंडल का जो पोजीशन हुआ क्या होगा। तो यहाँ पर बात करें, यह हमारा डीबी है और सेकेंड यहाँ पर कंडीशन हम डीबी का ले रहे हैं। एक कंडीशन में हमारा डीबी का जो हैंडल है वह वर्टिकली यहाँ पर है, यह सिंपली हमारा वर्किंग कंडीशन को इंडिकेट करता है। अगर हैंडल को हम हॉरिजॉन्टली कर दें और वायर से हम सिक्योर कर दें तो इस प्रकार को हम आइसोलेटेड कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वो वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग पूछे गए थे, तो इस दौरान हमारा जो डीबी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का जो हैंडल होगा वो हमारा वर्टिकल कंडीशन में होगा। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सोल बार ऑफ आईसीएफ कोच इज कंसिस्ट ऑफ, यानी जो सोल बार जो हमारे आईसीएफ कोचेज का वो बना होता है जेड सेक्शंस के शेप में, जेड सेक्शन। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पिस्टन स्ट्रोक कोच बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, यानी जो हमारा बीएमबीसी टाइप के जो हमारे आईसीएफ कोचेज जो है हमारे, इनका ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक पूछा गया कितना होगा। तो इसमें हमारा सिंपली आईसीएफ बोगी यूज किया जाता है और 2 के नंबर्स में हमारा पर बोगी में हमारे ब्रेक सिलेंडर मौजूद होते हैं, जिनका जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वो हमारा 32 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मेटल दैट कंटेन्स आयरन इज कॉल्ड, यानी ऐसा मेटल जिसमें आयरन की मात्रा मौजूद हो तो उस प्रकार के मेटल को हम किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के मेटल को हम फेरस के तौर पर जानते हैं, जिसमें मेटल में हमारा आयरन मौजूद हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, फेरस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीच स्टेट्स टू हैव इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली रन रेलवे स्टेशन, यानी यहाँ पर बोला है कि जो भारत के पहला प्राइवेट रन करने वाले जो रेलवे स्टेशन है वो कौन से स्टेट्स के अंतर्गत है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमारा जो हबीबगंज जो स्टेशन है वो प्राइवेट पार्टनर्स के द्वारा यहाँ पर स्टेशन को रन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेशन जो पूछा गया था, तो यहाँ पर एमपी मध्य प्रदेश के अंतर्गत हबीबगंज स्टेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फुल फॉर्म ऑफ एसीपी। एसीपी का फुल फॉर्म होता है अलार्म चेन पुलिंग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक। सीसी रैक से क्या समझते हैं, तो फ्रेट मेंटेनेंस के फ्रेट एग्जामिनेशन के अंतर्गत हमारा एंड टू एंड प्रीमियम और सीसी जैसे कि हमारा क्लोज सर्किट टाइप्स के एग्जामिनेशन किए जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हमारा क्लोज सर्किट। जब भी बीपीसी बनाए जाते हैं तो बीपीसी में उसका प्रॉपर नॉमिनेटेड सर्किट मौजूद होता है, अगर वह उसको ब्रिज करता है तो उस कंडीशन में हमारा बीपीसी इनवैलिड हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें सीसी रैक के केस में, ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर हमारा 100% ब्रेक पावर होना चाहिए और इन रूट में हमारा मिनिमम 90% ब्रेक पावर होना चाहिए। इसके अलावा इसको हम येलो पेपर पर इसका बीपीसी जारी करते हैं। इसके अलावा बात करें तो इसका जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 30 + 5 डेज या 35 +
5 डेज होता है। यह कुछ अलग अलग टाइप्स के रेक्स में यह वेरी करता है। डेज में भी 6000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक का अलग अलग टाइप्स के अनुसार इनके बीपीसी का वैधता वैलिडिटी पीरियड दिया जाता है सीसी रेक के केस में, तो ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा इसमें 100 मैन आवर्स की रिक्वायरमेंट होता है पर रेक की एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन बताए जा रहे हैं जो आपसे डायरेक्ट रूप से एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है द कलर कोडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक, यानी एयर ब्रेक गुड्स स्टॉक यानी मालगाड़ियों के केस में जो हमारा डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का जो हमारा कलर कोडिंग होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए जो हम कलर कोड यूज करते हैं वो हमारा ब्लैक कलर का यूज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन कलर जो होता है वो हम कोचेज के केस में यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन वैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन, मालगाड़ियों में हैंड ब्रेक कब अप्लाई यूज किया जाता है, जब वह यार्ड में खड़ा हो, यानी स्टैंडिंग इन यार्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्रिलिंग इज एन ऑपरेशन टू मेक, ड्रिलिंग जो किया जाता है ताकि जो किसी मेटल्स के सरफेस के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से होल्स कर सके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन ऑफ SWTR, SWTR से क्या समझते हैं। तो SWTR जो है सिंगल वैगन टेस्ट रिग है और इनका प्रयोग यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और SWTR का प्रयोग जो हम करते हैं जब भी हमारा वैगन प्रॉपर ROH या POH के दौरान वर्कशॉप के अंतर्गत जाते हैं तो प्रॉपर सिंगल बाय सिंगल वैगन की हम ब्रेक सिस्टम की जांच SWTR के माध्यम से करते हैं, जिसमें हम सेंसिटिविटी टेस्ट, इनसेंसिटिविटी टेस्ट, लीकेज टेस्ट, अलग अलग तरह के टेस्ट के हम SWTR के माध्यम से ही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एम्प्टी लोडेड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट शोज, यानी जो हमारा एम्प्टी लोडेड डिवाइस जो इंडिकेटर प्लेट लगा होता है वह इंडिकेटर कलर के अनुसार बेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि ये हमारा जैसे BCN वैगन में हमारा मोस्टली लगा होता है एम्प्टी लोडेड डिवाइस। यहाँ पर ये हमारा एम्प्टी कंडीशन को, ये हमारा लोडेड कंडीशन को राइट साइड इंडिकेट कर रहा है। जो एम्प्टी होता है वो हमारा येलो कलर से इंडिकेट किया जाता है, जबकि लोडेड जो होता है हमारा यह ब्लैक कलर से कोडिंग किए जाती हैं। अब यह हम कब यह सुनिश्चित करेंगे कि हम एम्प्टी में रखना है या लोडेड में, जब हमारा वैगन का ग्रॉस वेट बिलो 42.5 टन अगर ग्रॉस वेट होता है तो उस कंडीशन में हम वैगन को हैंडल को एम्प्टी कंडीशन के तरफ पुट रखेंगे। इसके अलावा बात करें या तो 42.5 टन एंड एबव अगर हमारा वैगन का ग्रॉस वेट होता है तो उस केस में हम वैगन के हैंडल को, जो हमारा एम्प्टी लोडेड डिवाइस का जो हैंडल है उसको हम लोडेड कंडीशन की तरफ रखेंगे और इसके लिए जो कोड होगा वो हमारा ब्लैक कलर कोड होगा। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार का ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग फिश प्लेट्स इन इंडियन रेलवे ट्रैक्स, यानी भारतीय रेलवे ट्रैक्स में जो हम फिश प्लेट्स का जो यूज करते हैं इनका क्या पर्पस होना चाहिए, किस पर्पस को देखते हुए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो जितने भी हमारा रेल्स जो हमारा जॉइंट्स होते हैं इनको जॉइंट्स करने के लिए हम प्रॉपर हम फिश बोल्ट्स का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो जॉइंट्स है वहाँ पर उसका प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ज्वाइंट टू रेल्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच टाइप ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स इज यूज्ड इन फ्रेट स्टॉक ऑफ अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम, यानी यहाँ पर बोला गया कि फ्रेट स्टॉक में यूज किए जाने वाले जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होते हैं जो कि अंडर फ्रेम्स माउंटेड ब्रेक सिस्टम में यूज में लिए जाते हैं वो कौन सा ब्रेक ब्लॉक होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम बात करें अंडर फ्रेम माउंटेड
माउंटेड के केस में जो हम वैगन फ्रेट स्टॉक में हम जो ब्रेक ब्लॉक यूज करते हैं वो हमारा एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक होता है। वहीं बात करें BMBS के केस में अगर बात करें हम, तो इस केस में हम के टाइप्स के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पूछा गया था कि अंडर फ्रेम के रिगार्डिंग में, तो एल टाइप यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट्स आर टाइटन्ड विथ विच टाइप ऑफ टेप। एयर ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत जब भी हम कोई थ्रेड जॉइंट्स हो या कोई लीकेज हो, इनको लीकेज बंद करने या थ्रेड जॉइंट्स को टाइटन करने के लिए हम किस प्रकार के टेप का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम सिंपली टेफ्लॉन टेप का मदद से हम लीकेज बंद करना हो या जॉइंट्स को हम टाइटन करना हो, टेफ्लॉन टेप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एज पर रेलवे बोर्ड इन इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ वैगन इन ओपन लाइन फॉर साउदर्न रेलवे इज। रेलवे बोर्ड के अनुसार जितने भी हमारे इफेक्टिव वैगन्स का जो परसेंटेज जो है वैगन के केस में वह 2.5% है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो इस प्रकार का ऑप्शन किसी में नहीं दिया गया है। यहाँ पर नॉन ऑफ दीज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स बिल्ड इंडिकेट्स। यानी नए वैगन नंबरिंग स्कीम के अनुसार जो पहला 2 अंक होता है वह क्या इंडिकेट करेगा। चूँकि हम जानते हैं कि जो नए वैगन नंबरिंग स्कीम है वो 11 डिजिट्स का होता है, जिसमें पहला और दूसरा अंक जो है वह वैगन के टाइप्स को इंडिकेट करता है कि वैगन हमारा बॉक्सेन है, BCN है, BTPN टैंक वैगन है, किस प्रकार के वैगन हैं, यह हमारा पहला 2 अंक डिसाइड करता है। तीसरा एंड थर्ड और 4 डिजिट्स की अगर बात करें तो इसके ऑनिंग रेलवे यानी वैगन साउदर्न रेलवे का बना है, नॉर्दर्न रेलवे का बना है, किस रेलवे का यह वैगन मैन्युफैक्चर है वह इसको इंडिकेट करेगा। 5th और 6th फेलेस की अगर बात करें तो इसके मैन्युफैक्चर ईयर को इंडिकेट करेगा। जैसे कोई वैगन अगर 2024 में बना है तो इसके लिए जो कोड होगा वो लास्ट 2 अंक लेंगे, 24 इसके लिए वैगन कोड हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 7, 8, 9 और 10 जो डिजिट्स होगा इसके वैगन के सीरियल नंबर को इंडिकेट करेगा और इसके लिए जो सीरियल नंबर को इंडिकेट करेगा। जबकि लास्ट जो 11th जो डिजिट्स होता है हमारा वैगन का वह इसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करेगा, जिसके माध्यम से हम वैगन के करेक्टनेस को जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो पूछा गया था कि पहला 2 अंक होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, तो इसके वैगन के टाइप्स को इंडिकेट करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। सेंटर बफर कपलर का जो हमारा सबसे कमजोर कड़ी है वो क्या है, वह सिंपली हमारा नक्कल को इंडिकेट करता है बिगेस्ट लिंक के तौर पर CBC के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फाइंड द चेक डिजिट्स ऑफ BCN AHS और इसका वैगन नंबर यहाँ पर दिया गया, लास्ट 11 डिजिट्स जो है वो वाट्स मार्क्स दे दिया गया है। इसको हमें फाइंड आउट करना है कि इसका चेक डिजिट्स क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पर हम बात करें, अगर चूंकि हम जानते हैं कि जो वैगन नंबर होता है वो हमारा 11 डिजिट्स का होता है, यहाँ पर हमें X जो है मार्क किया गया है जिसके हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पर 10 नंबर तक यहाँ पर दिया गया है BCN AHS वैगन का नंबरिंग, इनको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से और जितने भी ऑड पोजीशन पर जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको सबसे पहले हम ऐड करेंगे। तो स्टेप 1 के अंतर्गत सबसे पहले हम हमारा लेफ्ट साइड, ध्यान रखें लेफ्ट साइड से हम लेंगे और जितने भी ऑड पोजीशन पर हमारा नंबर्स होगा उनको हम ऐड करेंगे, एक्सेप्ट चेक डिजिट जो हमारा निकालना X उसको ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम 3 + 1 + 1 + 9 + 2 यहाँ पर ऐड करेंगे। सारे को ऐड करने पर यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा वो आपका 16 निकल कर आएगा। ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 के अंतर्गत सिंपली आप क्या करेंगे, पहले आपने ऑड नंबर्स को लेफ्ट साइड से ऐड किया था, अब सिंपली इवन लेफ्ट साइड से ही काउंट करना है, लेकिन इवन पोजीशंस वाले नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पर आगे हम देखिए अगर
तो इवन पोजीशन पर हमारा जो नंबर्स है वो हमारा 1 + 0 + 6 + 5 + 1 दिया गया है, जिसको ऐड करने पर टोटल आपका 13 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर थर्ड जो स्टेप लिया गया है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड स्टेप है उनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × स्टेप 2। तो यहाँ पर सिंपली जो होगा वो 3 × 13 जो होगा वो निकल कर आएगा, वो हमारा 39 निकल कर आएगा। यह हमारा स्टेप 3 हो गया। इसके अलावा बात करें हम स्टेप 4 की, तो स्टेप 4 के अंतर्गत हम सिंपली स्टेप 1 और स्टेप 3 को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप 1 का जो वैल्यू है वो हमारा 16 है और स्टेप 3 का जो वैल्यू है वो हमारा 39 है। दोनों को ऐड करने पर आपका निकल कर आएगा वह 55 निकल कर आएगा। अब जो हमारा स्टेप 5 जो हम लेंगे, अगर वो हमारा स्टेप 5 जो होगा हमारा, वो हम राउंड अप करेंगे स्टेप 4 को अप टू नेक्स्ट 10th मल्टीपल नंबर्स के साथ। यानी कोई हमारा 55 नंबर है तो नेक्स्ट जो हमारा 10th का मल्टीपल आएगा वो 60 आएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम 60 से 55 को घटाएंगे, क्योंकि 60 हमारा जस्ट नेक्स्ट मल्टीपल है 10th का 55 के बाद। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर हमारा डिवाइड यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने पर यहाँ पर आ पा रहा है, तो यही हमारा इसका चेक डिजिट हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड से ऑड पोजीशन वाले नंबर्स को ऐड करके स्टेप 1 निकालना है। स्टेप 2 के अंतर्गत लेफ्ट साइड से इवन नंबर्स को ऐड करना है। थर्ड स्टेप के अंतर्गत जो स्टेप 2 में जो नंबर आपका निकल कर आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका यह निकल कर आ जाएगा 39। स्टेप 4 के अंतर्गत आपको स्टेप 1 और स्टेप 3 को ऐड करना है, जो कि ऐड करने पर 55 आ गया है। जबकि स्टेप 5 के अंतर्गत सिंपली आपको जो 55 का जो नेक्स्ट नंबर्स होगा जो कि 10th का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो हमारा 60 ही होता है, जो कि 10th का मल्टीपल होता है। इस प्रकार 60 नंबर्स में से हम जो हमारा स्टेप 4 के अंतर्गत नंबर प्राप्त हुआ था उसको हम घटा लेंगे, यानी सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा 5 की संख्या में नंबर्स आएगा। यही हमारा जो नंबर्स हमारा चेक डिजिट कहलाएगा। अगर किसी केस में हमारा टोटल हमारा जो S4 का वैल्यू ऑलरेडी हमारा 50 या 60 या 70 जो कि ऑलरेडी 10th का मल्टीपल अगर निकल कर आता है, तो उस केस में हमारा जो चेक डिजिट होगा वह 0 हो जाएगा। इसका भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर बात करें जो चेक डिजिट हमारा निकल कर आया है वो हमारा 5 निकल कर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें हम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है इस प्रकार का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इफ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 13 एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 97, व्हाट इज दियर प्रोडक्ट्स। यानी कोई नंबर्स हमारा 13 है और इसके जो स्क्वायर का जो सम है यानी x² + y² जो है वो हमारा 97 है। क्योंकि हम जानते हैं कि x + y का जो स्क्वायर होगा वो हमारा x² + y² + 2xy निकल कर आएगा। यहाँ पर x + y का अगर होल स्क्वायर करेंगे यानी 13 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी x² + y² का वैल्यू हमारा 97 दिया गया है और ये हमारा 2xy का इक्वल हो प्लस में आ जाएगा। फिर यहाँ पर सिंपली हम जानते हैं कि 13 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो हमारा 169 निकल कर आता है। 169 में जब हम 97 को लेफ्ट तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो निकल कर आएगा वो हमारा 72 निकल कर आएगा। 72 सिंपली हमारा 2xy के इक्वल होगा। 2 से यहाँ पर 36 में कट जाएगा और यहाँ पर हमें यही प्रोडक्ट निकालना था कि जो हमारा x × y का वैल्यू कितना होगा, तो वह हमारा 36 निकल कर आएगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम,
तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, फुल फॉर्म ऑफ वाइल्ड। वाइल्ड का फुल फॉर्म होता है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, यानी जब भी व्हील के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट वैल्यू अगर कुछ ग्रेटर देन होता है उसके परमिसिबल लिमिट से, तो जो हमारा वाइल्ड लगा होता है सेंसिंग, वो इसको सेंस करके सिग्नल को भेजने का काम करता है, यानी व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, पूछे गए हैं व्हाट इज द डिसएडवांटेज। ध्यान रखिए यहाँ पर डिसएडवांटेज पूछा गया है, एडवांटेज अलग होता है। एडवांटेज मतलब कुछ प्रॉफिट के टर्म में होता है, जबकि डिसएडवांटेज हमारा नेगेटिव टर्म में लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डैम्पर्स। यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए था एडवांटेज, तब जाकर यहाँ पर हमारा होता, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था वो हमारा पूछा गया था डिसएडवांटेज के बेसिस पर। तो इस केस में हमारा ये सारे जो है हमारे सस्पेंशन जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, कंफर्ट्स हमारा इंक्रीज कर जाता है, या जो हमारा राइडिंग इंडेक्स है, या तीनों के तीनों हमारा एडवांटेज को इंडिकेट करता है। लेकिन प्रश्न में जो डिसएडवांटेज पूछा गया था, तो नॉन ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द टोटल एज ऑफ 3 किड्स इज इन अ फैमिली इज 27 ईयर्स, व्हाट विल बी द टोटल्स ऑफ दियर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स। यहाँ पर बोला गया है कि कोई 3 किड्स हमारा x + y + z हमारा दिया गया है 27 ईयर्स। यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट विल बी द टोटल ऑफ दियर एज आफ्टर 3 ईयर्स। 3 वर्ष के बाद इनके जो किड्स के जो एज होंगे वह क्या होंगे, तो 3 ईयर्स जो है वह प्रत्येक केस में ऐड हो रहा है। तो सिंपली तीनों केस में आप ऐड कर ले, तो यहाँ पर सिंपली निकल कर आएगा वो आपका 36 निकल कर आएगा, जो आपका आफ्टर 3 ईयर्स तीनों किड्स का यहाँ पर एज होगा फैमिली के अंतर्गत। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो सिंप्लीफाई 133 - 19 × 2 + 15। तो सिंपली 133 - 19 × 2 यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर 15 है। यहाँ पर 133 आ जाएगा, -38 + 15 यहाँ पर आ जाएगा। 15 यहाँ पर ऐड करेंगे 133 में, तो यहाँ पर आपका 148 आ जाएगा, -38 यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा 110 निकल कर आएगा, जो इसको सिंप्लीफाई करने पर नंबर्स निकल कर आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द लिवरेज रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाई, यानी जो लिवरेज रेशियो होता है वो प्राप्त किया जाता है सिंपली एम्प्टी लोडेड डिवाइस के माध्यम से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डाई इज अ डैश। डाई एक प्रकार का कटिंग टूल है जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेड्स को काटने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो हमारा डाई होता है, जितने भी हमारा सिलेंड्रिकल मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कि बोल्ट्स वगैरह, इन पर जो हमारा एक्सटर्नल थ्रेड्स को जो फॉर्मेशन करना होता है तो हम सिंपली डाई के माध्यम से ही करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक फिटेड इन गुड्स स्टॉक। मालगाड़ियों के अंतर्गत जो हम एंगल कॉक का प्रयोग करते हैं यह सिंपली बॉल टैप्स का कट ऑफ एंगल कॉक होता है। यानी जो हम एंगल कॉक होती है इनके अंतर्गत हमारा बॉल टैप्स की एक रोटेशन वाले हमारे मेटल्स होते हैं, जिनको हमारा जो हमारा कट ऑफ एंगल कॉक्स के जो हैंडल होते हैं इनके साथ मूवमेंट के साथ ही हमारे लीकेज को जो हमारा प्रेशर को बंद किया जाता है या फ्लो किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 टिप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड इज नोन एज। हेक्सा ब्लेड के ऊपर जो टिप्स मौजूद होते हैं इनके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। तो जैसे हम कोई हेक्सा ब्लेड इस तरह का हमारा है, इसमें बात करें इस तरह का हमारा शेप होता है,
यह जो हमारा तिथ जो होता है, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंसेज है, इन्हें हम पिच के तौर पर जानते हैं। दो तिथ्स के बीच के जो डिस्टेंस है उसे पिच बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन बीएलसी वैगन। एम्प्टी लोडेड डिवाइस के स्थान पर जो हम बीएलसी वैगन में जो डिवाइस यूज करते हैं एम्प्टी और लोडेड को सेंस करने के लिए, वो हमारा लोड सेंसिंग डिवाइस होता है। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। और इसके जो संख्या की अगर बात करें तो प्रत्येक 1 की संख्या में एलएसडी प्रत्येक बोगी के ऊपर बीएलसी वैगन में लगा होता है, जिनका काम होता है वैगन को एम्प्टी या लोडेड को सेंस करना। यह एम्प्टी को सेंस करके ब्रेक सिलेंडर को 2.2 kg का प्रेशर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और लोडेड कंडीशन में यह ब्रेक सिलेंडर को 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इंडिकेटर एक्सीलेटर इज अ। ब्रेक एक्सीलेटर्स का जो एप्लीकेशन का जो सिद्धांत है वो हमारा सिंपली इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान वो कार्य करता है। और इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान हमारा प्रत्येक जो रेक के जो प्रत्येक कोचेज होते हैं उनमें ब्रेकिंग लगाने का यह काम करता है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज मीन्स ऑफ एंटी क्लाइमिंग। एंटी क्लाइमिंग का अर्थ क्या होता है? तो एंटी क्लाइमिंग सिंपली हमारा जो हमारा एलएचबी कोच में जो हमारा एच टाइप का जो सीबीसी कपलर जो प्रयोग करते हैं हम, यह हमारा एंटी क्लाइमिंग फीचर्स के साथ आते हैं। इसका अर्थ होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इस दौरान जो हमारे एक दूसरे के ऊपर कोच एक्सीडेंट के दौरान नहीं चढ़ पाते हैं, जिससे हमारा ह्यूमन लॉसेस की जो समस्या है वो उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग ऑफ वन कोच टू अनदर कोच इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस इज यूज्ड फॉर रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक के लिए जो हम मेंटेनेंस टाइप्स का प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार का मेंटेनेंस होता है? तो वो हमारा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है और एक हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। तो दो तरह के मेनली हमारे रोलिंग स्टॉक के अंतर्गत एग्जाम्स मेंटेनेंस के किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HOG। HOG का फुल फॉर्म होता है हमारा हेड ऑन जनरेशन। हेड ऑन जनरेशन यानी जितने भी जो OHE के माध्यम से जो हमारा पावर सप्लाई दिया जाता है पूरे हमारे पैसेंजर सुविधाओं के लिए, जो हमारा एमिनिटी फिटिंग्स वगैरह जितने भी हमारे होते हैं उनको लेकर जितने भी इलेक्ट्रिक सप्लाईज वगैरह जो हमारा OHE के माध्यम से दिया जाता है उससे हम HOG यानी हेड ऑन जनरेशंस बोलते हैं। इसमें हमारा किसी भी प्रकार के जो हमारा डीजल्स जो टैंक्स हमारे जो चलते हैं इनमें पावर कार का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेड ऑन जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा बात करें तो EOG जो होता है हमारा वो हमारा एंड ऑन जनरेशन होता है। एंड ऑन जनरेशन यह सिंपली जो हमारा LHB कोच में जो बैक साइड में दोनों तरफ हमारा जो पावर कार लगा होता है इसमें हमारा देखने को मिलता होगा कि आपको जो हमारा टैंक लगे होते हैं फ्यूल टैंक, जिनके माध्यम से हमारा पूरे कोचेज में हमारा पावर की सप्लाई किए जाते हैं, ताकि जो हमारा जो लाइटिंग हो, फैनिंग हो या जो AC वगैरह जो रन किए जाते हैं वो इन्हीं फ्यूल टैंक के माध्यम से पावर सप्लाई दिए जाते हैं, जिनको हम एंड ऑन जनरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ इंड बेसिक यूनिट ऑफ वंदे भारत। वंदे भारत में दो तरह के यूनिट्स होते हैं, यहाँ पर इंड बेसिक यूनिट पूछा गया है। तो इंड बेसिक यूनिट्स में हमारा सिंपली ड्राइविंग टेलर कार, मोटर कोच, टेलर कोच, फिर लास्टली हमारा मोटर कोच होता है। इस प्रकार का जो
कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा रेक का जो हमारा यूनिट्स का फॉर्मेशन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं मिडिल बेसिक यूनिट्स में हमारा नॉन ड्राइविंग टेलर कार यानी एनडीटीसी, मोटर कोच, टेलर कोच और फिर मोटर कोच लगा होता है। और जो हमारा मोटर कोच में ही हमारा ट्रैक्शन मोटर लगा होता है जो कि फुल्ली सस्पेंडेड होता है। और जितने भी प्रकार के हमारे मोटर कोच होंगे वो हमारा ट्रैक्शन मोटर के साथ आता है। और दोनों एक्सल्स के ऊपर हमारा जितने भी एक्सल्स जो हमारे मोटर कोच में होते हैं सारे के ऊपर हमारा फुल्ली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर लगा होता है। इसी कारण से हम इनको 50% पावर सप्लाई वाले कोच ट्रेन के तौर पर यहाँ पर हम जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, नंबर ऑफ लेबलिंग बल्ब फिटेड इन ईयर स्प्रिंग बोगी। ईयर स्प्रिंग बोगी में हमारा एक बोगी के ऊपर दोनों हमारा तरफ हमारा एयर बेल्लो लगा होता है। एयर बेल्लो को रेगुलेट करने के लिए हमारा डुप्लेक चेक वाल्व लगा होता है, ताकि जब भी 1.5 kg से ज़्यादा अगर प्रेशर डिफरेंस दोनों एयर बेल्लो में होता है तो उस दौरान हमारा डुप्लेक चेक वाल्व वर्किंग अवस्था में आ जाता है। इसके अलावा हमारा 3 वे पोर्ट्स, ध्यान रखिए लेबलिंग वाल्व हमारा 3 वे पोर्ट होता है, यानी एक जो हमारा लेबलिंग वाल्व जो इस प्रकार का हमारा होता है, एक कनेक्शन हमारा एयर बेल्लो से होता है, सेकेंड हमारा जो कनेक्शन होता है वो हमारा एग्जॉस्ट से होता है कि जब भी इस हमारा वजन अगर कोई चीज़ का कम होता है तो उस दौरान जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो एग्जॉस्ट के माध्यम से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जब भी हमारा पैसेंजर की कैपेसिटी इंक्रीज करता है, एयर बेल्लो पर हमारा वेट ज़्यादा आता है, तो उस दौरान जो हमारा लेबलिंग वाल्व है इसका कनेक्शन हमारा डायरेक्ट मेन रिजर्वायर जो होता है हमारा फीड पाइप के जरिए जो मेन रिजर्वायर कनेक्शन होता है उनका कनेक्शन इससे हो जाता है, जिससे हमारा एक्स्ट्रा प्रेशर एयर बेल्लो के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार हमारा लेबलिंग वाल्व हमारा 3 वे पोर्ट्स होता है और प्रत्येक एयर बेल्लो के ऊपर एक की संख्या में लेबलिंग वाल्व लगा होता है, यानी 2 की संख्या में टोटल हमारा एक बोगी में, ध्यान रखिए एक बोगी में 2 एयर बेल्लो होता है, प्रत्येक एयर बेल्लो के ऊपर एक की संख्या में होता है। इस प्रकार टोटल 2 की संख्या में लेबलिंग वाल्व हमारा प्रत्येक बोगी के ऊपर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द न्यू एंड कंडमिंग व्हील डायमीटर्स ऑफ वंदे भारत। वंदे भारत के केस में नए और पुराने चक्कों का यहाँ पर कंडमिंग का यहाँ पर साइज पूछा गया है। तो न्यू हमारा 952 mm होता है और कंडम हम 877 mm पर कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस प्रकार का सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो टू अवॉइड कोलिजन बिटवीन द ट्रेन्स डैश इज यूज्ड, यानी ट्रेन्स को एक दूसरे से कोलिजन होने से बचाने के लिए जो हम यूज करते हैं कोचिज ट्रेन के अंतर्गत वो हम कवच का प्रयोग करते हैं, कवच। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सिंपली हमारा ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम पर बेस्ड होता है, यानी TCS पर बेस्ड होता है, जिसमें हम कवच का यूज करते हैं जो कि हमारा ट्रेन को एक दूसरे से कोलिजन होने से बचाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वंदे भारत एक्सप्रेस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। वंदे भारत को प्रोड्यूस किया जा रहा है कहाँ पर, तो यह प्रोड्यूस किया जा रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के अंतर्गत इनको प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन। गुड्स यानी मालगाड़ियों में जो मैक्सिमम बफर हाइट होना चाहिए वो 1105 mm होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑफ बी क्लास ओडीसी विद इन डिवीजन, यानी डिवीजन के अंतर्गत अगर कोई बी क्लास ओडीसी का अगर कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी अगर होगा जिनका मूवमेंट केवल और केवल डिवीजन के अंतर्गत होना है, तो इनके जो सैंक्शन अथॉरिटी वो डिवीजन रेलवे मैनेजर यानी DRM होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, TCMS, TCMS इसका फुल फॉर्म होता है सिंपली ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यानी जो वंदे भारत ट्रेन में आप देखते होंगे आगे की तरफ जितने भी हमारे जहाँ पर हमारे लोको पायलट्स बैठते हैं ALP के साथ, वहाँ पर हमारा अलग अलग तरह के यहाँ पर मैनेजिंग आइटम्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जहाँ से हम चाहे वो मोटरिंग का कंट्रोल हो या जो हम ब्रेकिंग का कंट्रोल हो या हमारा कोई डोर का या AC का कंट्रोल हो, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स का वहाँ पर मौजूद होते हैं यहाँ पर, जिसको हम ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ यहाँ पर एक साथ मौजूद होते हैं, जहाँ से हम पूरे ट्रेन को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा से पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछे गए हैं, इन द टर्म ऑफ द यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर विच रीजन डज द अंडमान निकोबार आइलैंड्स कॉम्स। यानी यहाँ पर बोला गया कि राजभाषा के टर्म्स को देखते हुए यूज में लेते हुए जो हम अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है और किस रीजन्स के अंतर्गत आता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। चूँकि ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत इंडिया कंट्री को 3 रीजन्स में क्लासीफाई किया गया है, रीजन A, रीजन B और रीजन C, जिसमें हमारा जो अंडमान यूनियन टेरिटरी हो या दिल्ली यूनियन टेरिटरी हो या सारे जो हमारे हिंदी लैंग्वेज वाले जो यूनियन टेरिटरी है वह मोस्टली हमारे रीजन A के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर इनलिस्टेड इन द 8 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए टोटल नंबर्स जो भाषाओं का वो कितना संख्या में है, तो टोटल करंट में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो राजभाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज वह इंग्लिश है। इसके अलावा अगर अदर स्टेट्स की अगर बात करें तो नागालैंड जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जो हमारा है वह वहाँ पर भी हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस स्टेट्स का वह इंग्लिश लैंग्वेज ही है वहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न की अगर बात करें तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज अंडर द इंसेंटिव अवार्ड स्कीम फॉर डूइंग ऑफिशियल वर्क ओरिजिनली इन हिंदी। यानी मूलतः हिंदी में कार्य ऑफिशियल वर्क्स को करने के लिए जो हम इंसेंटिव अवार्ड स्कीम के अंतर्गत जो अवार्ड अमाउंट दिया जाता है फर्स्ट प्राइज के तौर पर, ताकि जो हमारा ऑफिशियल वर्क ओरिजिनली हिंदी में किया जा सके, इसके लिए जो हमारा इंसेंटिव अवार्ड है या इसमें हमारा मेनली 3 तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। फर्स्ट प्राइज की अगर बात करें तो फर्स्ट प्राइज के अंतर्गत 2 कैंडिडेट को दिए जाते हैं, जिसमें जो हमारा अमाउंट जो होता है वो हमारा 5000 प्रत्येक को दिया जाता है। सेकेंड प्राइज के तौर पर अगर बात करें तो सेकेंड प्राइज में 3 कैंडिडेट को दिया जाता है और इसमें बात करें अमाउंट की तो अमाउंट इसमें 3000 प्रत्येक को दिए जाते हैं। थर्ड प्राइज की अगर बात करें तो थर्ड प्राइज में टोटल 5 कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं और इसमें जो अमाउंट है वह 2000 रुपीज़ ईच को दिए जाते हैं, ताकि ऑफिशियल वर्क ओरिजिनली हिंदी में किए जा सके। यहाँ पर बात करें कि जो पूछा गया था वो फर्स्ट प्राइज कितने दिए जाएंगे तो 5000 2 कैंडिडेट्स को प्रत्येक को 5000 रुपये के तौर पर दिए जाएंगे। यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर का तो ऑप्शन नंबर D 5000 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच स्टेट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 आर नॉट एप्लीकेबल टू। यानी यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत कौन सा राज्य है जिस पर यह नियम जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 है वो एप्लीकेबल लागू नहीं होता है, वो हमारा तमिलनाडु स्टेट से, वहाँ पर यह रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो हु इज द चेयरमैन ऑफ डिवीजन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। यानी डिवीजन स्तर पर ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के जो
चेयरमैन यानी अध्यक्ष होते हैं वह डीआरएम होते हैं, यानी डिवीजन रेलवे मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें जोनल स्तर पर, अगर आपसे पूछा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के चेयरमैन का, तो वह उस जोन का जनरल मैनेजर यानी जीएम होंगे चेयरपर्सन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रीलिमिनरी कोर्स ऑफ हिंदी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी प्रीलिमिनरी जो हमारे कोर्स है, प्राथमिक कोर्स जो हमारा हिंदी के अंतर्गत आता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, वो हमारा प्रबोध आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रवीण हमारा मिडल कोर्स के तौर पर लिया जाता है और प्राग हमारा फाइनल कोर्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस कोर्स फॉर हिंदी लैंग्वेज आर कंडक्टेड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम। हिंदी टीचिंग स्कीम के अंतर्गत जो हमारा हिंदी लैंग्वेज का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है कोर्सेज का, वह हमारा सिंपली प्रबोध हो, प्रवीण हो, प्राग हो और प्रांगत, 4 तरह के हमारा कोर्सेज का हिंदी टीचिंग स्कीम के अंतर्गत हमारे एग्जामिनेशन कोर्सेज का कराए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ हिंदी क्वालिफिकेशन ऑफ प्राग। प्राग के लिए जो हिंदी क्वालिफिकेशन के लिए जो लेवल रखा गया है वो क्या है, तो यहाँ पर सिंपली हमारा प्रबोध हो, प्रवीण हो और एवं प्राग हो, इसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्लासेस का दिए गए हैं जिसके अनुसार उनको क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर प्राग के लिए पूछा गया था, तो प्राग के लिए हमारा 10th इक्विवेलेंट्स क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो उनको क्वालिफाइड माना जाएगा, एज अ क्वालिफिकेशन माना जाएगा प्राग के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा 5th क्लास के इक्विवेलेंट की अगर बात करें, तो 5th क्लास के इक्विवेलेंट जो है हमारा, वह हमारा प्रबोध के केस में है। प्रबोध के केस में 5th क्लास इक्विवेलेंट होना चाहिए। जबकि 8th क्लास की अगर बात करें, तो 8th क्लास हमारा सिंपली प्रवीण के लिए इक्विवेलेंट माना गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, नेशनल हिंदी डे एंड वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटिंग इन, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व का हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो नेशनल हिंदी डे हमारा 14 सितंबर और वर्ल्ड हिंदी डे हमारा प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।